नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसके नेचर और फीचर के बारे में, और फ्यूल कंट्रीब्यूशन क्या है, टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके बारे में। सो हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता क्या है? एक स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रूथ का, जिससे हम आसानी होती है हमको मैनेजर एक्शन मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन और डिसीजन लेने में आसानी होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बेस पे हम आसानी से मैनेजर बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से एक्शन और डिसीजन ले सकते हैं। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नेचर्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता क्या है कि वर्किंग इन ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है कि सभी लेवल, जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल होते हैं, उन पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस क्या होता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो मैनेजर को एक गाइड करता है ताकि उस हिसाब से प्रिंसिपल के बेस पे मैनेजर जो है परफॉर्म कर सके एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद थर्ड है इवोल्यूशनरी फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें होता क्या है, प्रैक्टिस का मतलब डीप ऑब्जर्वेशन होता है। ये कोई भी नहीं है, रफ आइडिया यूज नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में जो है एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के बेस पे काम होता है। इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, चाहे जहां अप्लाई हो सकता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल अस if a particular principle is applied in situation what might be the effect, might be positive effect or negative effect। ये अप्लाई करने के ऊपर है, चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो तो अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद क्या है, बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो फॉर्म होते हैं गाइड और इन्फ्लुएंस करने के लिए बिहेवियर एम्प्लॉइज की, बिहेवियर क्या है एम्प्लॉइज की, इस बारे में पता लगता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्यूल, पहली बात तो फ्यूल के बारे में हम जानकारी लेंगे कि फ्यूल को क्या कहते हैं। फ्यूल को कहते हैं फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया जो सभी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पर काम करता है। तो हम वन बाय वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल सजेस्टेड दैट वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या है कि हम काम को डिवाइड कर दें छोटे छोटे पार्ट में, वर्कर और एम्प्लॉय के कैपेबिलिटी, क्षमता के अनुसार पर, क्वालिफिकेशन के अनुसार पर, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के अनुसार पर, कि उनके अनुभव क्या, किस वर्क में वो जो पहले पास्ट में काम कर चुके हैं, उनके हिसाब से हम काम को डिवाइड कर दें ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें और कंपनीज में अच्छा आउटपुट हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, ताकि हम कंपनी को बेटर परफॉर्म कर सकें। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। किसी को वर्क असाइन कर दिया गया, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे देना, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ देयर इज अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो completion of work, and if there is authority is greater than responsibility, then there is a misuse of resources। तो फ्यूल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा समन्वय, हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम रह गया तो काम ही नहीं पूरा होगा, और अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हो गया तो जो है रिसोर्सेज का मिसयूज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन रिफर्स टू जनरल रूल्स, रेगुलेशंस एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मतलब होता है इक्वलिटी बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो है अपना थोड़ा
जो है चढ़ा बढ़ा कर अपने प्रेजेंस को ना दिखाए, हमेशा निगेटिव प्रेजेंस ना दिखाए सबॉर्डिनेट के ऊपर। तो इसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करने का है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो है सबॉर्डिनेट को फीलिंग ना हो कि सुपीरियर हमसे र्यूड बिहेवियर कर रहा है या फिर गलत व्यवहार कर रहा है हमसे। तो ये डिसिप्लिन के बारे में बात हो गया। उसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है कि एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। कई बॉस नहीं होने चाहिए, सभी आके उनको ऑर्डर दे रहे हैं। अगर एक एम्प्लॉय को 4-5 जो है सुपीरियर आके ऑर्डर देने लगे, तब तो वो जो है किसकी बात मानेगा। तो इसलिए एक बात, जो एक सबॉर्डिनेट है उनके लिए सिर्फ एक ही बॉस रहना चाहिए, ताकि वो सिर्फ एक ही जगह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिम्मेदारी ले सके, काम को बेटर परफॉर्म कर सके। उसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब होता क्या है, वर्कर एफर्ट टू वन डायरेक्शन। इसमें क्या है, वन यूनिटी मीन्स वन प्लान। एक प्लान होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, ताकि वर्कर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। वर्कर एफर्ट टू वन डायरेक्शन टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। जो कॉमन गोल बनाया गया है कंपनी के तरफ से, उसको आसानी से अचीव कर सके। उसके बाद क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय और वर्कर के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में बात क्या है। जनरल इंटरेस्ट मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन और जो है मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया है कि इसमें क्या है, मोर इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को। मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया है कि मोर इंपॉर्टेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को दोगे तो आसानी से जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट आसानी से फुलफिल हो जाएगा। अगर सभी एम्प्लॉय अपने ही बारे में बात करेंगे, अपनी ही सैलरी और अपने ही फायदे के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी का बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, कंपनी प्रोग्रेस नहीं होगा। तो जो है बाद में जो कंपनी जो है ले ऑफ करने लगेंगी, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने लगेंगी। और वहीं अगर एम्प्लॉय जो है ध्यान में बात रखकर कंपनी के गोल को, कंपनी को इम्पोर्टेंस देगा, मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देगा, तो आसानी से गोल अचीव होगा और कंपनी लगातार अच्छा प्रोग्रेस करेगी और उससे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी, उनके फैसिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद है 7वां है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन पर्सन। रिम्यूनरेशन पर्सन अगर देखिए, दे प्रोवाइड, वर्कर प्रोवाइड और एम्प्लॉयज प्रोवाइड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो द कंपनी मस्ट प्रोवाइड देयर बेसिक नीड्स। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग के बारे में बात की गई है। जैसे अगर एम्प्लॉय लगातार मेहनत कर रहे हैं, वर्कर लगातार अपने मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको जो है उनके बेसिक नीड कहा जाता है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ हो गया, तो उनका बेसिक नीड जरूर से जरूर फुलफिल करनी चाहिए। ये नहीं है कि टाइम से उनका वेज न दें, सैलरी न दें, या नॉन फाइनेंशियल उनको जो है मोटिवेशन ना करें, उनके जो है फैमिली के बारे में बात ना करें, उनके जो है सुख दुख में साथ ना दें। तो जो कंपनी को भी ध्यान में रख कर बात करनी होगी। अगर वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, आपकी कंपनी में मन लगा के काम कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है, कंपनी की प्रोग्रेस हो रही है, तो ये बेसिक नीड जरूर से जरूर एम्प्लॉय की फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, 8वां है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है क्या है, व्हेन पावर अथॉरिटी कंसंट्रेटेड ऑन टॉप लेवल, ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है व्हेन पावर अथॉरिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूल क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं कि कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, बट देयर मस्ट बी combination of both depending upon the nature and size of the organization। फूल कहते क्या है, न कंपनी जो है कंप्लीट सेंट्रलाइज होनी चाहिए या फिर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, बट जो है नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डिपेंड पे, बेस पे कंपनी को अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन दोनों का रहना चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चैन। प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चैन होता क्या है कि प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है सभी लेवल पर पहुंचना चाहिए। अगर जो है स्केलर चैन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चैन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। एक चैन ऑफ सुपीरियर की बात की गई है ताकि जो है बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके एम्प्लॉय या फिर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। अगर व्हेन बोथ आर वर्किंग एट सेम लेवल दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ
गैंग प्लैंक, एक टर्म होता है, अगर इमरजेंसी हो गया या अर्जेंट इंफॉर्मेशन हो गया तो सुपीरियर जो है जो सबॉर्डिनेट होता है वो सुपीरियर को पास कर सके इंफॉर्मेशन, अर्जेंट इंफॉर्मेशन पास करके विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लैंक। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑर्डर में क्या गया प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मेन मटेरियल। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मेन मटेरियल हो गया कि जो भी इम्प्लाई हो गया, मटेरियल मतलब होता है रॉ मटेरियल हो गया, या फिर कोई भी लूज हो गया, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गया। अगर कंपनी का जो प्रोडक्शन चल रहा है तो जो है प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए एक सिस्टमेटिक वे से रखा गया है मेन मटेरियल्स एक से तो आसानी होगी मशीनरी को यूज करने में, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करने में, ताकि जो है वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, और वेस्टेज टाइम नहीं होगा तो कंपनी का प्रोडक्शन जल्दी होगा और कंपनी जो है लगातार प्रोग्रेस करती रहेगी। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में क्या है फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट विद द वर्कर्स। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। भेदभाव नहीं होना चाहिए कंपनी में, इसका मतलब यही है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब है कि कंपनी में रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर से रखना चाहिए, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे सबॉर्डिनेट हो। तभी जो है मोटिवेशन होगा एम्प्लॉय के बीच में, उनके प्रति किसी की हीन भावना नहीं रहेगी एक दूसरे के प्रति, और वो बेटर परफॉर्म करेंगे, मन लगा के काम करेंगे कंपनी में, और कंपनी जो है बेटर परफॉर्म करेगी। इसके बाद क्या है 12वां है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल क्या है मतलब हो गया कि एम्प्लॉय और वर्कर के बारे में बात हो रही है कि जो है इट रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन, वर्कर जॉब सिक्योर एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात क्या गया कि लगातार जो ट्रांसफर ना हो उनका, या फिर उनको नौकरी से निकाला ना जाए। अगर जैसे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है एक वर्कर को, तो दूसरे वर्कर के माइंड में होगा कि अगर अब ये कंपनी जो है हम लोगों के प्रति वफादार नहीं है, या फिर हम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा, या फिर परफॉर्म करते हैं तब भी निकाल दिया जाएगा। अगर कंपनी जो एम्प्लॉय वर्कर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मन लगा काम कर रहे हैं, तो उनको लगातार छटनी करनी नहीं चाहिए नौकरी में, या फिर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए इस जो है फ्रेंचाइजी से दूसरे फ्रेंचाइजी में, दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं, कम से कम उनका मिनिमम जो है उनको टाइम पीरियड में बेस पे उनको काम कराना चाहिए, ताकि जो है उनको मन में हीन भावना ना हो कंपनी के प्रति, और लगातार ट्रांसफ़र ना किया जाना चाहिए। तो ये हो गया स्टेबिलिटी टू न्यू पर्सनल। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या है देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर व्हाइल दे आर मेकिंग प्लान ऑफ फ्रेमिंग पॉलिसीज। इसमें इनिशिएटिव मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहिए वर्कर को। अगर ये प्लान एंड पॉलिसी बता रहे हैं, या फिर कोई मटेरियल चेंज करना है, या फिर लेवल में मैनेजमेंट लेवल में चेंज करना है, या फिर मशीनरी में चेंज करनी है, तो वर्कर से कंसर्न करके बात करके जो है क्या करना चाहिए, हमें कैसे किस टाइप की मशीनरी यूज करनी चाहिए, अगर बात करेंगे तो उनके भी मन में होगा कि हमारा जो है कंट्रीब्यूशन कंपनी में है, और वो मोटिवेट होंगे और लगातार मन लगा के काम करेंगे, और जो है कंपनी अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकेगी। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे कॉर्प्स। स्पिरिट डे कॉर्प एक लैटिन वर्ड है। स्पिरिट डे कॉर्प मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ होता है। आई शुड बी रिप्लेस विथ वी। आई को न लेकर, मैं को न लेकर हम में बात करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे हम को लेकर मतलब वी को लेकर बात करेंगे, तो एम्प्लॉई एकजुट होकर काम करेंगे, ताकि गोल को कंपनी के गोल को आसानी से अचीव कर सकेंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे एफडब्ल्यू टेलर की कंट्रीब्यूशन क्या है। एफडब्ल्यू टेलर का क्या कहा क्या जाता है, ये इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना होगा। इनको एफडब्ल्यू टेलर जो है इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम वन बाय वन बात करेंगे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक इंक्वायरी करना चाहिए, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब। थंब जो एस्टिमेट, गेस और रफ आइडिया को ना यूज करके हम साइंटिफिक वे में यूज करें। साइंटिफिक वे में हम जो कंपनी में काम करें, कंपनी के मशीनरी या एम्प्लॉय के जो वर्कर्स को वर्क दें, ताकि हम जो है साइंटिफिक इंक्वायरी में बात करेंगे, तभी जाके हम बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, और ना कि हम गेस लगा के कोई काम कर सकें। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बेस पे, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें काम करना चाहिए, हमारे जो है प्रोडक्शन को करना चाहिए, ताकि हमें अच्छा आउटपुट हो।
उसके बाद क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, सिमिलरिटी इन व्यूज एंड थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट के बाद नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव। अगर कोई भी नेगेटिव है, कोई भी जो है थिंकिंग या एम्प्लॉयज के मैनेजमेंट के बारे में अगर कोई भी उनका मन एक बात पे राय नहीं बन रही है, तो उनको बेटर कोऑर्डिनेट करके मीटिंग करके अच्छे से अच्छा जो है नेगेटिव अगर एटीट्यूड है तो पॉजिटिव में चेंज करके, ताकि अगर सिमिलरिटी रहेगा तो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक तो जो है कंपनी को कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी अपने गोल को अचीव करने में। इसके बाद क्या गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो एक लोग नहीं बात किया, यहाँ कोऑपरेट कीजिए कंपनी में, टू हेल्प ईच अदर। वर्कर मैनेजमेंट को हेल्प करे और मैनेजमेंट वर्कर को हेल्प करे। वर्कर लगातार मेहनत से मन लगा के काम करे और मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना होगा कि बेसिक नीड्स जो होते हैं या उनके सुख दुख में हमेशा शामिल होना चाहिए वर्कर के, तभी जाके कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकेगी और आसानी से गोल को अपने अचीव कर सकेगी। उसके बाद लास्ट है प्रिंसिपल है FW टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या गया कि लगातार जो है प्रॉपर टाइम में प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इफिशिएंसी बढ़ानी होगी ताकि वर्कर जो इफेक्टिव वे में काम कर सकें। अगर इफेक्टिव वे में काम करेंगे तो कंपनी के गोल को मैक्सिमम आउटपुट अचीव करेंगे विथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेंगे। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, तो आसानी से वो जो है, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है वर्कर का, तो जो है आसानी से अपने गोल को अचीव करेंगे, आसानी से आउटपुट निकालेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे कंपनी में और वो बेटर परफॉर्म करेंगे और कंपनी के गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे और कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है तो उनको जो मशीनरी यूज करने में या फिर प्रोडक्शन करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी और कंपनी के गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट द FW टेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।